नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आधुनिक भारत को पढ़ने वाले हैं और आधुनिक भारत में यह हमारा 10 नंबर क्लास है। इससे पहले 9 क्लास करा दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके एक बार प्ले लिस्ट जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्या 1919 में या 1914 में या 1915 में या 1917 ईस्वी में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है 1917, इसमें क्या हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, हम सी लिख दे रहे हैं। 1915 में क्या हुआ था, तो गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जो सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यह 1919 में हुआ था। ठीक है, और पूछ देगा कि कब हुआ था, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और उस दिन कौन सा त्यौहार था, तो बैसाखी का त्यौहार था। ठीक है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, आज का दूसरा सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, किस घटना के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, तो बताइए कि किस घटना के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो सर कहते हैं, कि सर की उपाधि त्याग दिया था। क्या चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, चौरा चौरी कांड या 1922 में हुआ था। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। और डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का तीसरा सवाल जो आपके बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध आखिर शुरू कब हुआ था, क्या 1914 में या 1918 में या 1915 में या 1911 में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में यह समाप्त हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को किस उपाधि से नवाजा गया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 1914 ईस्वी में। उस समय महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया गया था, क्या उन्हें राष्ट्रपिता कहा गया या उन्हें सार्जेंट कहा गया या उन्हें बापू कहा गया या उन्हें अदनंगा फकीर कहा गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि अदनंगा फकीर है या विंस्टन चर्चिल ने कहा है। ठीक है, उसका नाम है विंस्टन चर्चिल। ये सवाल भी हमेशा पूछा जाता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम विश्व युद्ध में यह गांधी जी जो थे, यह भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से सेना में शामिल करना चाह रहे थे। ठीक है, इसी कारण उनको सेना में भर्ती करने वाले सर्जेंट कहा गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 5 नंबर सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। यानी भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन कोलकाता से वह दिल्ली कब आई, यही सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है 1911 में, बी में है 1912 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों, हम यहीं पे इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1912 ईस्वी का यह बात है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 6 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। तो बताइए, क्या 22 मार्च 1912 को या 16 अक्टूबर 1905 को या 1 अगस्त 1920 को या 1 अप्रैल 1936 को। तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी रूप से लागू हो गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आज का 7 नंबर सवाल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ था। तो बताइए, काकोरी ट्रेन हत्याकांड था, जिसमें कई क्रांतिकारियों ने मिलकर ट्रेन को लूट लिया था। ठीक है, यह कब हुआ था, क्या 1920 में या 1922 में या 1924 में या 1925 में। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1925 ईस्वी में यह घटना हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको अमन अकेडमी पर यह वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज का 8 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था। यानी गांधी जी जो दांडी मार्च किए वह किस आंदोलन से संबंधित था, क्या चंपारण सत्याग्रह संबंधित था। तो आप लोग याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, लेकिन दांडी मार्च कब हुआ था, यह 1930 में हुआ था। तो 1930 में जो आंदोलन हुआ होगा उसी समय क्या घटना होगा। ठीक है,
तो देखते हैं 1930 में क्या हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1930 में हुआ था। और यहाँ पे देखिए नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नमक सत्याग्रह आंदोलन जो था यह दांडी मार्च आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 9 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो बताइए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम किसे कहते हैं, क्या लॉर्ड डलहौजी को, या लॉर्ड कैनिंग को, या चार्ल्स मेटाकाफ को, या चर्चिल को। तो हमने अभी आपको बताया कि यही चर्चिल है जिसने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। ठीक है, और देखिए ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी। इसके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड कैनिंग कब था, तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चार्ल्स मेटाकाफ जो है इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों आज का 10 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है, भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। यानी भारत का प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस, यानी उस दिन से यह मान लिया गया कि भारत आज़ाद हो गया है। ठीक है, ये कब मनाया गया था पहली बार, क्या 26 जनवरी 1930 को या 31 दिसंबर 1929 को। तो देखिए दोस्तों यहीं पे इसका आंसर बता देते हैं, नीचे नहीं जाएंगे, यहीं पे आंसर मिल जाएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नीचे आज का 11 नंबर सवाल, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 26 जनवरी 1930 को, या 31 दिसंबर 1929 को, या 5 मार्च 1931 को, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों हम तीनों ऑप्शन के बारे में बताते हैं। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया। 31 दिसंबर को क्या हुआ था 1929 को, तो लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, नीचे देखते हैं दोस्तों इसके बारे में हमने कुछ विस्तार से लिखा है, उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो उस समय वायसराय थे उनके बीच लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, यह एक राजनीतिक समझौता था, यानी राजनीतिक समझौता था। ठीक है, बात समझिएगा। यह समझौता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि यह समझौता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था। ठीक है, इस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। समझौता के मुख्य बातें क्या क्या थी उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी गांधी इरविन समझौता में यह बात कहा गया था कि जिसने भी हिंसा किया है उसको छोड़कर और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको हम लोग रिहा कर देंगे। ये बात इरविन ने कहा था। और क्या कहा था, तो भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा, यह भी बात कहा था। जैसा कि हमने अभी आपको ऊपर में बताया कि नमक कानून का भी टैक्स लगा दिया गया था, उसको इसने हटा दिया। इसने कहा कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार दे दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नीचे देखिए, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। यानी जिनकी नौकरी चली गई है, अगर आंदोलन करते में पकड़े गए हैं, उनको हम लोग फिर से बहाली करेंगे। ठीक है, आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी। यानी किसी क्रांतिकारी की अगर संपत्ति वापस हम लोग जब्त कर लिए हैं उसको हम लोग उनको वापस कर देंगे। यह समझौता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, जिसको सभी बातों को मतलब इरविन ने मान लिया था। आगे क्या है, इसने महात्मा गांधी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। मतलब गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा गांधी इरविन समझौता से यह सभी जुड़े हुए बातें थी। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 12 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया। यानी किसने कहा कि जो पूरे हिंदुओं को कहा इसने कि यह फांसीवादी कांग्रेस का समर्थन करती है, यह फांसीवादी कांग्रेस है। यह बात किसने कहा था, क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने, या अबुल कलाम आज़ाद ने, या मजहरुल हक ने। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस, यानी जो कांग्रेस है यह केवल हिंदुओं का समर्थन करती है, ऐसा उन्होंने कहा था और कांग्रेस के चरित्र को निरूपण किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों आज का 13 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है।
यानी मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह बात किसने कहा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, या दादा भाई नौरोजी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या भगत सिंह ने? ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ठीक है, और मुझसे आराम से काम नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आज का 14 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहता है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह कथन किसका है? यह बात किसने कहा था? क्या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या दयानंद सरस्वती ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यह बात कहा गया था कि कांग्रेस के लोग जो हैं वह पदों के भूखे हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी का एक प्रमुख उपन्यास है आनंद मठ, जिससे वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए दोस्तों, आज का 15 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? बताइए, क्या महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या एडोल्फ हिटलर, या मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया था, ठीक है। अगर आप लोग विश्व इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर करा दिया गया है, आप लोग एक बार जाके हमारा प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा, इससे आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं आज का 16 नंबर सवाल। मेन कैंप किसकी रचना है? बताइए, मेन कैंप किसकी रचना है? क्या महात्मा गांधी की, या जवाहरलाल नेहरू की, एडोल्फ हिटलर की, या मोहम्मद अली जिन्ना की? तो ऑप्शन सी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर जो था वह जेल में था और उसी समय उन्होंने अपनी जो जीवनी है मेन कैंप उसको उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसका विस्तार से हिटलर का क्लास इसी चैनल पर करा दिया गया है, आप लोग एक बार विश्व इतिहास में जाके जरूर उसको पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, दास कैपिटल किसकी रचना है? क्या दास कैपिटल जो है किसने लिखा है? क्या कार्ल मार्क्स ने, या रूस की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स। देखिए दोस्तों, आज का 18 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ देगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो आप लोग उसका आंसर क्या दीजिएगा? देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, एम.जी. रनाडे, या महात्मा गांधी, या दयानंद सरस्वती, या रविंद्रनाथ टैगोर? तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एम.जी. रनाडे जो हैं, महादेव गोविंद रनाडे पूरा नाम है इनका, जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों आज का 20 नंबर सवाल, आज का अंतिम सवाल। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? बताइए, सरोजिनी नायडू जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? ऑप्शन में बताइएगा कब बनी थी। ऑप्शन ए में है 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी मात्र एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और कब बने थे? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन में बने थे, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखते हैं सरोजिनी नायडू का दोस्तों, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, उस समय सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। और ऑप्शन सी में जो 1929 में लाहौर अधिवेशन, इस समय कौन थे अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष थे। और आप लोग का होमवर्क हम लिख देते हैं कि 1931 में कराची अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, नहीं तो कल के वीडियो में हम इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे।